हेलो फ्रेंड्स, आई एम CA विवेक निगम और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस जो कि उन सर्विसेज के केस में अट्रैक्ट होते हैं जो कि रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट्स की सर्विसेज, ऐसी कई सर्विसेज हैं जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज बोले तो क्या होता है कि उसमें जो सर्विस का रेसिपिएंट होता है, जो रिसीवर होता है, जिसने सर्विसेज ली होती है फ्रेंड्स, उसको GST पे करना होता है। क्योंकि नॉर्मल केस जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, GST पे करने की जो लाइबिलिटी होती है वो सप्लायर की होती है। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो सर्विसेज का रिसीवर होता है वो GST को पे करता है फ्रेंड्स। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई हमें इसलिए निकालना ज़रूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविज़न हमें ये बताता है कि जो रेसिपिएंट है जिस पर भी GST की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, उसको वो लाइबिलिटी जो उसके ऊपर अराइज हुई है उसका पेमेंट गवर्नमेंट को कब करना है फ्रेंड्स। जैसे जनवरी में लाइबिलिटी अराइज हो गई तो ऑब्वियसली आप फरवरी की 20 तारीख तक पेमेंट उसका कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ये तो पता होना चाहिए कि जनवरी में लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो ये डिटरमाइन किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस में। अब चूंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ सर्विसेज को कवर कर रहा हूँ और सर्विसेज भी वो सिर्फ वही जो कि रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं, तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन सर्विसेज के केस में कैसे निकालेंगे। और वीडियो को अंडरस्टैंड करते समय आप अपने आप को रेसिपिएंट मानें, क्योंकि आपके ऊपर ही लाइबिलिटी होती है GST को पे करने की। ओके फ्रेंड्स, तो आप बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली हैं, या आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ली हैं, या आपने ऐसी कोई भी सर्विसेज ली हैं जो कि उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है। तो जैसा कि मैं सर्विसेज के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसमें जो मेन सेक्शन है, इसमें सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 है, यानी सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 को हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे और धीरे धीरे इसकी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे फ्रेंड्स, और जैसा कि हमें ठीक लगेगा हम इसके ऊपर सुटेबल एग्जाम्पल की स्टडी भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। ओके फ्रेंड्स, तो मेन सेक्शन इस सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। ये सेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स? ये सेक्शन कहता है टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ। इसने पहले ही बता दिया कि नीचे हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहले की डेट होगी वो आपको लेना है। शैल बी अर्लियर ऑफ यानी सबसे पहले की डेट आपको लेनी है फ्रेंड्स। तो अर्लियर ऑफ व्हाट भाई, किसके बारे में बता रहे हो, ये भी तो हम लोग आगे समझें। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो अर्लियर ऑफ क्या? डेट ऑफ पेमेंट एज इंटर्ड इन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि जिस व्यक्ति ने सर्विसेज ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बुक में कब पेमेंट की एंट्री हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट ऑफ पेमेंट को कैसे निकालते हैं इसको भी मैं आगे कवर करने वाला हूं। अभी आप ये सिर्फ ये समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी सर्विसेज ली हैं जो कि रिवर्स चार्ज में कवर हैं, तो वो जो पेमेंट करेगा, पेमेंट की डेट को आप एक साइड रख लीजिए मार्क करके। ठीक है, पेमेंट की डेट आपने ली। दूसरी चीज़, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। यानी कि जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, सपोज कि आप GTA की सर्विसेज ले रहे हैं, तो GTA यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उस ट्रांसपोर्ट वाले ने आपको कुछ सर्विसेज दी। आपने हो सकता है कहा हो कि ये माल यहाँ से वहाँ पहुँचा देना या कुछ इसी टाइप का काम, तो उसने आपको सर्विसेज दी हैं, तो वो सप्लायर है। तो उसने क्या किया होगा, एक इनवॉइस रेज की होगी। और यदि हो सकता है कि आपने एडवांस पेमेंट उसको दिया हो, तो हो सकता है उसने इनवॉइस रेज ना की हो। तो यदि उसने इनवॉइस रेज नहीं की और उसके बावजूद उसने यदि पेमेंट रिसीव की है, तो आपने ऑब्वियसली मांगा होगा कि कुछ तो सबूत दे दो कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं। तो उस केस में
क्या करता है वो सप्लायर, एक रिसिप्ट वाउचर लिख देता है कि हाँ, इस सप्लाई के रिगार्ड में मैंने इतने पैसे लिए। तो इसीलिए इसने कहा हुआ है, देखिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, यानी सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू की या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट इनवॉइस की जगह इशू किया, जैसे मैंने रिसिप्ट वाउचर कहा, तो इनवॉइस की डेट लीजिए या रिसिप्ट वाउचर की डेट लीजिए, उसमें 60 डेज जोड़ दीजिए और जो भी डेट आए उसको अलग रख लीजिए। यानी मेन चीज़ सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ने क्या कहा कि मैं आपको दो डेट्स दे रहा हूँ, एक पेमेंट की डेट, दूसरी इनवॉइस प्लस 60 डेज की डेट। इन दोनों डेट को आप कंपेयर करना और जो भी इसमें डेट पहले पड़ रही हो वो ही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी। यानी उसी दिन आप मान लेना कि आपकी जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी उस टाइम पीरियड में उस दिन अराइज हो गई है फ्रेंड्स। तो मेन चीज़ क्या निकल आई कि आपको पेमेंट की डेट देखनी है और इनवॉइस प्लस 60 डेज देखनी है। ये टाइम लिमिट इसलिए फ्रेंड्स रखी गई है, जैसे कि आपने मान लो पे किया ही नहीं, यदि मान लीजिए कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ये कहता कि डेट ऑफ पेमेंट को ही मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और आप पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो इसलिए उसने कह दिया कि एक और चेक हम लगा रहे हैं कि इनवॉइस प्लस 60 डेज, दो डेट ले लो, इन दो डेट्स में जो डेट पहले पड़ रही हो वही है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हो सकता है कि जैसे इसमें चाहिए थी पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पेमेंट की डेट ना हो और इनवॉइस की भी डेट ना हो, तो इस केस में इन्होंने कह दिया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन अदर केसेस। ये क्या कहते हैं, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजंस गिवन अर्लियर। यानी कि ये जो हमने प्रोविज़न अभी पहले देखे, यदि इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई ना निकल पा रही हो तब क्या करेंगे, तब टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसने क्या कहा कि जो रेसिपिएंट है जिसने वो सर्विसेज ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने जिसने सर्विसेज ली हैं उस व्यक्ति ने अपनी बुक्स में जब ये लिखा होगा कि भाई मैंने ये सर्विसेज इस ट्रांसपोर्टर से या इस व्यक्ति से ले ली, तब वो कोई तो डेट होगी, उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये तभी लगेगा जब ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल ना हो पा रहा हो, यानी डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं पता चल रही है, इनवाइस डेट नहीं पता चल रही है, तो हम क्या करें, तो भाई जो रेसिपिएंट है यानी जिसने सर्विसेज ली हैं उसने अपनी बुक्स में जिस दिन उसकी एंट्री कर दी है उसी दिन को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए। यानी उस दिन आपकी लायबिलिटी यानी रेसिपिएंट की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो जीएसटी पेमेंट करे। वो बात अलग है कि वो अगले महीने की 20 तारीख को पे की जाती है, जैसे जनवरी की लायबिलिटी फरवरी के 20 तारीख तक पे की जाती है, फरवरी में ऐसे मार्च में पे की जाती है अगर 20 मार्च में, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपकी लायबिलिटी तो आ गई कि ठीक है ये जो है जनवरी की लायबिलिटी निकल के आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको मैं अब क्रक्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस बहुत सारे वर्ड इकट्ठा दिमाग में रखने में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो मैंने अपने नटशेल में आपको ऐसे बताया है, वही प्रोविज़न मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप पेमेंट की एंट्री देखिए। ओके, अर्लियर ऑफ क्या आपको निकालना है, पेमेंट की एंट्री देखिए। पेमेंट की एंट्री आपको बुक्स में देखनी है फ्रेंड्स। पेमेंट की एंट्री आप बैंक में देखिए। पेमेंट की एंट्री बुक्स और बैंक की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, एक सेकेंड, ये जो आपने प्रोविज़न पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री बुक्स में भी हो सकती है फ्रेंड्स, पेमेंट की एंट्री बैंक में भी हो सकती है। बैंक में जब पेमेंट की एंट्री होगी तो आपका खाता, आपका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बुक्स में आप एंट्री करेंगे, जैसे किसी को चेक इशू किया, तो सर जैसे आपने किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर से आपने सर्विसेज ली तो ऑब्वियसली आपने उससे सर्विसेज ली तो आपको उसे पेमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने उसको क्रेडिटर बना दिया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपसे पैसे लेगा,
जब आप उसको पेमेंट करना चाहोगे, सपोज करो कि राम को आपने क्रेडिटर बना रखा है, तो राम को जब पेमेंट करोगे तो जैसे कैश में आपने किया होगा तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, ठीक है। इसी तरह बैंक में भी सुटेबल जो भी है उसकी एंट्री हुई होगी। तो पेमेंट की एंट्री क्या है, तो इसके बारे में प्रोविज़न ये कहते हैं हमारे कि पेमेंट की एंट्री बुक्स में आपने जो करी है उस डेट को देख लो, या फिर आपकी पासबुक में आप रेसिपिएंट हो, ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी पासबुक में जिस दिन डेबिट हुआ है अमाउंट उस सर्विसेज के पेमेंट के लिए उस डेट को देख लो, या फिर यानी इसके अलावा आप इनवाइस डेट लो और इसमें 60 डेज जोड़ लो। अब आपके पास फ्रेंड्स 3 डेट्स आ गई, पेमेंट एंट्री बुक की डेट, पेमेंट एंट्री बैंक की डेट, इनवाइस की डेट प्लस 60 डेज के बाद जो डेट आई, तीनों डेट्स आ गई। इनमें आप कंपैरिजन कर लो और जो भी अर्लियर डेट होगी फ्रेंड्स वो हमारी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल। फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम्पल क्यों, रिवाइज कर लीजिए बेसिक प्रोविज़न ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ 3 डेट्स के बीच में खेलना है। आप पेमेंट एंट्री उठाओ बुक्स में, अपनी किताबों में आपने किस तारीख पेमेंट दिखाया है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने अपनी बुक्स में लिखा कि राम जो कि एक ट्रांसपोर्टर है उसको मैंने पे किए 10,000 रुपये, ठीक है, और हो सकता है चेक काट के दे दिया। 2 जनवरी को वो चेक उसने राम ने लगाया और हो सकता है 5 तारीख को क्लियर हो गया, 5 जनवरी को। तो आपने जिस दिन बुक्स में लिखा था, मान लीजिए 1 तारीख को लिखा था, तो 1 तारीख और 5 तारीख, इसमें से सबसे पहले क्या पड़ रही है आपकी डेट? सबसे पहले पड़ रही है आपकी तारीख 1 तारीख। तो फ्रेंड्स आप 1 तारीख को ले लेंगे। दूसरी चीज़ इनवाइस डेट प्लस 60 डेज आप जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इन तीनों डेट्स के बाद आप इनमें कंपैरिजन करेंगे और जो डेट अर्लियर आएगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका हम एग्जांपल भी आपको दिखाएं। तो एक सेकेंड मैं आपको शेयर कर देता हूं पीपीटी। तो एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आरसीएम। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहला एग्जांपल यानी फर्स्ट नंबर का जो एरो लगा हुआ है उसको अभी कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए सर्विसेज रिसीव्ड, सर्विसेज आपने कब ली? 1 जुलाई को। फर्स्ट केस में आपको देखना है, ठीक है। फर्स्ट एरो को आप देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 जुलाई को आपने सर्विसेज ली और एंट्री इन द बुक्स या पेमेंट बाय द रेसिपिएंट आपका हुआ अगस्त 1 को, ठीक है। आपने बुक्स में चढ़ा ली 1 अगस्त को, सर्विसेज ली आपने 1 जुलाई को, बुक्स में एंट्री की 1 अगस्त को। थर्ड कॉलम में देखिए डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ इनवाइस है आपकी 29 जून, ठीक है फ्रेंड्स। अब 29 जून में आप 60 डेज जोड़ेंगे तो जुलाई अगस्त मोटे हिसाब से अगस्त 29 आया। तो आपको डेट क्या लेनी है, देखिए 1 अगस्त और अगस्त 29, दोनों में आप कंपेरिजन करेंगे। जो भी आपकी अर्लियर होगी वो 1 अगस्त आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी फ्रेंड्स। आप प्रोविज़न को एक बार फिर से देख सकते हैं। आप पेमेंट एंट्री बुक्स की लेंगे या पेमेंट एंट्री बैंक की लेंगे, लेकिन चूंकि उसमें एग्जांपल में एक ही डेट ली है तो आप वही एक डेट ले लेंगे। फिर मैंने इनवाइस डेट प्लस 60 डेज कहे थे तो वो डेट आपने ले ली और इन तीनों में अर्लियर को रख दिया। तो फ्रेंड्स फिर से मैं बता देता हूँ, जुलाई 1 में अगस्त 1 की एक डेट आपने ले ली क्योंकि आपने ये पेमेंट एंट्री की इस दिन, और डेट ऑफ इनवाइस से 60 डेज जोड़े तो जून से अगस्त 29 पे पहुँचे। अब हमने 29 अगस्त और 1 अगस्त के बीच कंपेरिजन किया। जी हाँ, मैंने 1 अगस्त जो कि पेमेंट की डेट है, हमने जो पेमेंट की है उसकी डेट हमारी क्या आई 1 अगस्त और दूसरी डेट है 29 अगस्त, दोनों को कंपेरिजन किया तो हमारी निकल के आ गई अर्लियर डेट क्या है 1 अगस्त। यही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम चलिए आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जुलाई 1 को हमने सर्विसेज ली, अगस्त 10 को पेमेंट किया, जून 2 को डेट ऑफ इनवाइस है। तो अगस्त 10 की डेट तो आपने सेपरेट रख ली। अब जून 2 में आपने 60 डेज जोड़ दिए, अगस्त आ गया। अब आपको कंपेरिजन क्या करना है, अगस्त 10 और अगस्त 2, अगस्त 2 और अगस्त 10 में कौन सी डेट अर्लियर है? ऑब्वियसली अगस्त 2 अर्लियर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी हुई अगस्त 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर हुआ अगस्त 10 और अगस्त 2। फिर से थर्ड एग्जाम्पल में हम आते हैं। अब देखिए
आपने सर्विसेज ली जुलाई 1 को और 25 जून को आपने 40% रिसीव कर लिया फ्रेंड्स। अब देखिए डेट ऑफ इनवॉइस 29 जून है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 29 जून तो डेट ऑफ इनवॉइस है, लेकिन आपने रिसीव कर लिया है पेमेंट 40%। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारी डेट ऑफ इनवॉइस जैसे 29 जून है, अब इसमें हमने 60 डेज जोड़े तो अगस्त 29 आया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई रिसिप्ट वाउचर वगैरह की डिटेल नहीं दी है, इसलिए डेट ऑफ इनवॉइस को ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो 40% के केस में आप कौन सी डेट लेंगे? एक तो 25 जून हो गई फ्रेंड्स, दूसरी आपने ली 29 जून में 60 डेज जोड़ दिए यानी अगस्त 29। अब आपने कंपेरिजन किया 25 जून और 29 अगस्त, 25 जून और 29 अगस्त में कौन सी डेट पहले पड़ रही है फ्रेंड्स? जाहिर है कि 25 जून है। तो इस 40% पेमेंट के लिए, इस 40% पेमेंट के लिए अर्लियर डेट क्या कहलाई आपकी? 25 जून। आगे सितंबर 21 में आपने 60% वो भी पे कर दिया। अब आपने सितंबर 21 में किया तो एक डेट हमारी थी क्या? 29 जून में 60 डेज जोड़ के हमने पहले ही रख लिए थे, अगस्त 29 थी। तब आपको क्या है 21 सितंबर और 29 अगस्त दोनों को कंपेरिजन में लाना है। इन दोनों में से कौन सी डेट अर्लियर है? ऑब्वियसली अगस्त 29 है। तो इसके लिए 40% के लिए 25 जून हुई आपकी टाइम ऑफ सप्लाई और इस 60% पेमेंट के लिए अगस्त 29 हुई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ केस में आपने जुलाई 5 को सर्विसेज ली फ्रेंड्स। इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं एंट्री हुई बुक्स में 25 जून को, एंट्री इन द बैंक 30 जून को होगी। अब इसमें होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि इन दोनों डेट्स में अर्लियर डेट को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाता है। अर्लियर डेट यानी आपने बुक में एंट्री कर ली 25 जून और 30 जून दूसरी डेट है। भाई गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न बना रही है कि जीएसटी उसको जल्दी से जल्दी मिले ना, तो आप वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी समझिए तब भी आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो आपकी डेट ऑफ पेमेंट इस केस में, सिर्फ इस केस में डेट ऑफ पेमेंट एक आप सिलेक्ट करके रख लीजिए जो कि अर्लियर है, वो है 25 जून। ओके फ्रेंड्स, अब आ गया है डेट ऑफ इनवॉइस हमारी 1 जून है, ठीक है। अब 1 जून में 60 डेज आपने जोड़े, अगस्त 1 आ गया। अब आपको कंपेरिजन किस में करना है? 25 जून में और अगस्त 1 में। ऑब्वियसली जून पहले आता है, 25 जून ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। आगे के केस में हम बढ़ते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ के केस में आप देख सकते हैं जुलाई 1 को आपने सर्विस रिसीव की, एंट्री हुई 30 जून को और एंट्री इन द बैंक 26 जून को हो गई। ओके फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली बैंक में एंट्री पहले हो गई, जैसे आपने आरटीजीएस कर दिया, बैंक में पहले कर दिया, फिर उसकी एंट्री चढ़ाना भूल गए तो बाद में एंट्री करा दी। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कभी कभी बुक में एंट्री पहले हो जाती है फ्रेंड्स और कभी कभी बैंक में पहले हो जाती है। तो ऑब्वियसली ऐसा चलता है, कभी कभी सेम डे भी रहती है। अब डेट ऑफ इनवाइस है जून 29। ओके फ्रेंड्स, डेट ऑफ इनवाइस में आपने 60 डेज जोड़े, आपको 29 अगस्त आया। अब आपको इन दोनों में से डेट ऑफ जो पेमेंट का कॉलम है उसमें अर्लियर डेट क्या है? 26 जून। 26 जून, 30 जून और 26 जून में जाहिर है 26 जून इज़ द अर्लियर मोस्ट डेट। 26 जून को कंपेयर करना है 29 अगस्त से। ओके फ्रेंड्स, तो 26 जून पहले आती है कि 29 अगस्त? ऑब्वियसली 26 जून आता है। तो आपकी 26 जून आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई फ्रेंड्स। इस तरह हमारे पांचों एग्जाम्पल जो सिंपल से एग्जाम्पल्स थे वो क्लियर हो गए। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ताकि आपको जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ए प्राइवेट लिमिटेड है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ए प्राइवेट लिमिटेड है, ये जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। आप ये मान के चलिए कि आरसीएम का केस कवर हो रहा है, अदरवाइज एग्जाम्पल का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो ये जीटीए है, यानी ये ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रक चलवाता है, ये लोगों से कहता है कि हमारे बहुत सारे ट्रक हैं, आप जो है हमको ऑर्डर दीजिए, हम ले जाएंगे, हमारी सर्विसेज आरसीएम में कवर है, इसलिए जीएसटी वेएसटी का पेमेंट हम नहीं करेंगे, आप ही कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये मान के चलिए आप ऐसे रेसिपिएंट हैं जो कि रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं, यानी आप पे पेमेंट की लाइबिलिटी आ रही है फ्रेंड्स। तो आप ये ए प्राइवेट लिमिटेड है और आप ये मान के चलिए ये बी प्राइवेट लिमिटेड है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्क्रीन छिप रही है पर ये बी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये रेसिपिएंट है, ए प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज दी हैं और बी प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज ली हैं। यानी बी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कहा? ऐसा कुछ कहा होगा कि भाई मेरा माल पहुंचा देना।
ए प्राइवेट लिमिटेड ने कहा होगा ठीक है पहुंचा देंगे, आप मुझे दे देना 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जो भी बनता हो वो पेमेंट कर देना। ए लिमिटेड राजी हो गया होगा। अब क्या होगा कि इसने ए प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज दी होंगी और बी प्राइवेट लिमिटेड से पेमेंट लिया होगा, ठीक है। तो आप बी प्राइवेट लिमिटेड हैं, ए प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज दी बी प्राइवेट लिमिटेड को, ये देखिए गुड्स आपकी रिमूव हो गई, ठीक है, और बी प्राइवेट लिमिटेड का काम हो गया। अब आप चलिए, सिंपल सा एग्जांपल है, ट्रक बुक हुआ मान लो 25 मई को, उससे आपको कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। रिमूवल हुई है, रिमूवल यानी कि गुड्स का रिमूवल हुआ है 28 मई को, ठीक है। इनवाइस डेट 30 मई है, यानी 30 मई को सप्लायर ने इनवाइस बना दी। अब हर चीज़ में हम 30 मई में 60 दिन जोड़ के रखते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा 30 जुलाई आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये डेट हमने निकाल के रख ली। अब आगे आप करिए, देखिए 25 मई जिस दिन बुक हुआ उस दिन 40% एडवांस आपने दे दिया रेसिपिएंट को, यानी ए प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। अब आपने 40% एडवांस दे दिया, इसकी आप डेट देखिए, आपकी डेट है 25 मई। अब आपने इससे रिसिप्ट वाउचर ले लिया होगा, क्योंकि इनवाइस तो इशू हुई नहीं फ्रेंड्स। तो क्योंकि अभी इनवाइस इसलिए नहीं इशू हुई क्योंकि फ्रेंड्स दिया है इनवाइस की डेट 30 मई, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिसिप्ट वाउचर ले लिया 25 मई को। आपने इस रिसिप्ट वाउचर में चूँकि जो बेसिक प्रोविज़न था उसमें दिया हुआ था कि आप इनवाइस की डेट या इनवाइस जैसा कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट है उसकी डेट प्लस 60 डेज़ भी ले सकते हैं। तो आपको एक तरफ डेट ऑफ पेमेंट तो दिमाग में रखनी है और रिसिप्ट वाउचर प्लस 60 डेज़ की भी डेट दिमाग में रखनी है। तो फ्रेंड्स मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ ये थी, रिसिप्ट वाउचर भी 25 तारीख को इशू हो गया, 25 मई को, और आपने अपनी बुक में एंट्री कर ली 25 मई को, ठीक है फ्रेंड्स। 25 मई को एंट्री कर ली और बैंक में एंट्री की 24 मई को। तो 25 मई और 24 मई दोनों में अर्लियर डेट क्या है? 24 मई। तो पेमेंट की इफेक्टिव डेट हमारी दोनों पेमेंट की डेट में अर्लियर डेट मानी जाती है, इसलिए 24 मई को आप एक साइड रख लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए 25 मई प्लस 60 डेज से, ठीक है। तो ऑब्वियसली 24 मई इज़ द अर्लियर डेट। तो यही टाइम ऑफ सप्लाई है फ्रेंड्स। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है यदि, तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आगे 40% एडवांस के लिए ये डेट हो गई, 20% पे किया 26 मई को, रिसिप्ट वाउचर लिया 26 को, ठीक है। एंट्री आपने की 27 मई को, डेबिट हुआ बैंक अकाउंट में 26 मई को। 26 मई और 27 मई में अर्लियर डेट 26 मई है तो वो ले लेंगे। और आपने रिसिप्ट वाउचर 26 को लिया था, 26 प्लस 60 डेज जोड़ दीजिए जो डेट आए और उसको 26 मई से कंपेरिजन कर लीजिए। 26 मई से कंपेरिजन इसलिए कर लीजिए क्योंकि डेबिट इन द बैंक 26 मई था, वही अर्लियर डेट आई। तो जाहिर है कि 26 मई से 60 दिन जोड़ेंगे तो 26 मई से तो ज़्यादा ही आएगी, इसलिए 26 मई इसकी टाइम ऑफ सप्लाई है। आगे फ्रेंड्स, अब आगे मान लीजिए कि इनवाइस 30 मई को तो इशू हुई थी, 10% इस दिन भी हमने पे कर दिया। हम जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, एक्चुअली आपने देखा होगा हम इकट्ठा बिल का अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% हमने 30 मई को पे कर दिया, एंट्री डेट 25 मई, डेबिट इन द बैंक 29 मई। इन दोनों में से जो अर्लियर डेट हुई वो हमने 25 मई ले ली और कंपेरिजन क्या करना है हमको, अपना 30 मई प्लस 60 डेज जोड़ के। तो अर्लियर डेट 25 मई को आपको लेना है वर्सेस 30 प्लस 60 जैसा आपने दिया है, 30 मई प्लस 60 डेज को जोड़ेंगे, जो डेट आई उन दोनों में से अर्लियर लेना है। तो जाहिर है कि 25 मई आपकी डेट आ गई। इसी तरह आगे आइए आप, 15% आपने 28 अगस्त को यानी इनवाइस के बाद पे कर दिया। एंट्री ऑफ पेमेंट 28 अगस्त हो गई, डेबिट इन द बैंक 28 अगस्त। तो दोनों ही डेट सेम है फ्रेंड्स, इन दोनों में अर्लियर भी 28 अगस्त होगा। अब आपको क्या करना है, इनवाइस डेट जो हमारी आई उससे कंपेरिजन करना है, इनवाइस डेट प्लस 30 डेज जो आपने इधर निकाल के रखी हुई है। तो आपने पेमेंट की जो डेट है सबसे पहले 28 अगस्त उठाई और उसको कंपेयर किया 30 जुलाई से, जो कि हमने ये देखिए पहले से निकाल के रखी है। और हमारी डेट ऑब्वियसली कि 30 जुलाई आ गई, क्योंकि ये तो 28 अगस्त है ना, जुलाई पहले पड़ती है। अब मान लीजिए बैलेंस 15% है, ये अनपेड है, अभी तक आपने पे नहीं किया। अब इसकी जब पे ही नहीं किया तो पेमेंट की एंट्री तो आएगी नहीं, डेबिट इन द बैंक भी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो हमारी डेट है, सिंपली एक ही डेट बची 30 जुलाई, जो कि इनवाइस की डेट से 60 डेज के बाद थी फ्रेंड्स। तो इस तरह ये जो है मेन जो है हमारा प्रोविज़न हमने कवर कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई जो हमारा सिंपल सा था वो हमने इसमें फ्रेंड्स कवर कर लिया।
तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा कि आपने इस टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविज़न को समझा और आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, वाउचर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, जब चेंज ऑफ रेट्स का केस होता है तब कैसा होता है। लेकिन it is not feasible and practical to cover all those things in this simple video, और सिंपली एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और आप एक काम ज़रूर कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सारी नोटिफिकेशन आपको चाहता हूँ कि मिलें, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसा कि अपलोड करता ही रहता हूँ, तो आपको वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा कंसिडरेशन मैं कुछ नहीं मांगता, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग ऑल दिस लेक्चर ऑफ माइन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जीएसटी में कवर करूँगा। और फ्रेंड्स, इनफैक्ट देखिए, जीएसटी में ऐसा है कुछ नहीं, इन रियलिटी जीएसटी में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस एक मार्केट में हवा चल रही है कि जीएसटी इज़ वेरी टफ। इन फैक्ट जीएसटी इज़ सो ईजी, जस्ट बी विद मी एंड यू विल से दैट ओके सर, जीएसटी इज़ वेरी ईजी। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।